हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज है हमारा लेक्चर 2 हमारे कौन से चैप्टर का, ह्यूमन राइट्स का, जो कि फाउंडेशन कोर्स का एक हमारा चैप्टर है। लास्ट हमने बच्चों समझने की कोशिश की थी कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है, उसके हमने मीनिंग देख लिए थे। आज जैसे मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में इसके लिए क्योंकि कई सारी ऐसी थियोरीज हैं जहाँ से हमारा ह्यूमन राइट्स जो है बच्चों वो डिराइव हुआ है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कहाँ से हमारा ये मानव अधिकार जो हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स कहाँ से डिराइव हुआ है। तो आओ बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ह्यूमन राइट्स का इवोल्यूशन यानी कि इसकी इजाद, ये बॉर्न कब हुआ है, कब पैदा हुआ है, कहाँ से डिराइव किया गया है। ओके, ह्यूमन राइट्स उतना ही पुराना है जितना पुराना ह्यूमन सिविलाइजेशन है, यानी कि दुनिया में मानव का होना, उसका आना जो है तब से लेकर ह्यूमन राइट्स जो है उतना ही पुराना है। तो कई सारे ऐसे सोर्सेज है जहाँ से हमको पता चलता है कि ह्यूमन राइट्स कहाँ से आया है, उसका फाउंडेशन, उसकी नींव जो है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहला आता है हमारा थियोलॉजी एंड रिलीजन। ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ पर बच्चों हमारे ह्यूमन राइट्स के बारे में कई बातें की गई है। थियोलॉजी और रिलीजन दो मेन सोर्स है किसके, ह्यूमन राइट्स की थियोरीज के। इन अ रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट, अगर हम रिलीजन को ध्यान में रखते हुए देखें, अगर हम रिलीजन की, धर्म की, मजहब की बात करते हुए चले और हम देखें तो ह्यूमन बीइंग इज कंसिडर्ड सेक्रेड। सेक्रेड का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग को बहुत ही ज़्यादा क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है। Old Testament gives us the premise that Adam was created in the image of God. ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो हमको क्या बोलता है, यानी जो ऊपर से वही आई थी, बुक उतरी थी हमारे गॉड की तरफ से, तो उसमें क्या लिखा गया था, क्या बोला गया था। देखो, पर धरती पर जो पहले ह्यूमन बींग्स बने थे बच्चों वो एडम एंड ईव है, ये हर कोई जानता है। तो एडम वॉज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड का मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऊपर वाले ने जो है उसने क्या किया है, गॉड जो है उन्होंने क्या किया है, एडम को खुद अपने ही सामने खुद ही क्या किया है, बनाया है। कुरान जो है वो बोलता है मैन एज अ यूनिट ऑफ एग्जिस्टेंस एंड टॉक्स ऑफ अल्लाह एज अकॉर्डिंग डिग्निटी टू द सन्स ऑफ मैन। यानी कि कुरान जो है वो क्या बोलता है, मैन जो है, इंसान जो है वो एक यूनिट के बराबर है। अब ये जो यूनिट है, इतने सारे यूनिट है, इनको सन्स ऑफ मैन बोला जाता है। तो अल्लाह बोलता है सन्स ऑफ मैन है, जितने भी ह्यूमंस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो सन ऑफ मैन, मैन कौन है, हमारे जो एडम है बच्चों वो हमारे क्या है, मैन है, जिनको सबसे पहले इन फ्रंट ऑफ गॉड ही बनाया गया है, गॉड ने ही इनको बनाया है। और इनको बनाने के बाद हम सब क्या है, इनके बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं, हम एडम के बच्चे हैं। एज दे आर ऑल सबमिटेड टू अल्लाह, तो ये सब के सब अपने आप को किसके सामने सबमिट करते हैं, अपने खुदा के सामने, अपने रब के सामने, अपने अल्लाह के सामने अपने आप को सबमिट करते हैं। अब इसी के साथ साथ उपनिषद जो है और गीता जो है वो क्या बोलते हैं, ब्राह्मण आत्मन यूनिटी दस ब्रिंगिंग डिविनिटी इन मैन, यानी कि इंसान के अंदर क्या लेकर आता है, डिविनिटी, डिवाइन जो है वो लेकर आता है। इंसान अपने अंदर ही क्या बोलता है, उपनिषद गीता जो है वो बोलते हैं इंसान जो है उसके अंदर ही क्या है, भगवान जो है वो रहता है। एक्सेप्टिंग अ यूनिवर्सल कॉमन फादर दस गिव्स राइज टू अ common humanity and from this can be derived the universality of human rights। तो ये जो एक कॉमन फादर हमने मानकर चला है कि हमारे कॉमन फादर है, तो यही अगर हम मानकर चलते हैं तो इससे क्या, एक कॉमन ह्यूमैनिटी जो है, एक इंसानियत जो है वो क्या होती है बच्चों, फॉर्म हो जाती है। फ्रॉम दिस कैन बी डिराइव द यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इसी से यूनिवर्सलिटी यानी कि इसका मतलब होता है पूरे यूनिवर्स में ह्यूमन राइट्स जो है उसका एग्जिस्टेंस फैला हुआ है। The revealed truth in all the religions of the fatherhood of God and the brotherhood of man becomes a strong basis for the universality and objectivity of human rights। तो ये जो सच बाहर आया है, सामने आया है, हर एक रिलीजन में बताया गया है, तो जो फादरहुड है और उसी के साथ साथ जो भाईचारा है, यही एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग बेसिस है। क्या बताने के लिए, ये बताने के लिए ह्यूमन राइट्स जो है वो यूनिवर्सल है एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ह्यूमन राइट्स को, यानी कि ह्यूमन राइट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है और क्यों यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ये हमको समझ में आता है किससे, थियोलॉजी और रिलीजन की कुछ स्क्रिप्चर्स है जहां से हमको कुछ चीज़ें ह्यूमंस के बारे में पता चल गई है। तो उनको डिराइव करके ये बताया गया है कि हमारे जो फादर है वो कॉमन है, हमारे आपस में बीच में भाईचारा है। तो यही एक बेस जो है वो काफ़ी हो जाता है ह्यूमन राइट्स की ऑब्जेक्टिविटी के लिए और उसको समझने के लिए और उसके यूनिवर्सल एप्लीकेशन के लिए। अब नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा मैग्ना कार्टा।
मैग्ना कार्टा ध्यान से देखना बच्चों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आपको देखकर लगेगा कि कुछ ऐसे नाम हैं हमको नहीं समझ में आएंगे या हमको नहीं याद रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हो। मैग्ना कार्टा बेसिकली क्या है, एक अग्रीमेंट साइन किया गया था समझ लो, जिसको हम बोलते हैं ये एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट किसके ऊपर है, मानव अधिकार के ऊपर। अब एक किंग था, हम एक स्टोरी समझेंगे, ठीक है। एक किंग था, एक बादशाह था, बड़ा ही नालायक सा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको क्या आदत थी, बड़ा ही ग्रीडी था, बड़ा ही लालची था ये। तो वो कौन था, वो किंग जॉन जो है वो एक ऐसा राजा था जो बहुत ही ज़्यादा क्या था, लालची था। अब ह्यूमन राइट्स, फिर से वही बात है, जितना ह्यूमन सिविलाइजेशन पुराना है उतना ही पुराना ह्यूमन राइट्स है। और ये जो हम समझेंगे साइनिंग ऑफ मैग्ना कार्टा जो कि 1215 में साइन किया गया है, उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो किंग जॉन है हमारा, जो बड़ा ही क्या था, ग्रीडी इंसान था, बड़ा ही लालची था, जिसने इंग्लैंड को रूल किया। कितने साल रूल किया, 1199 से लेकर 1216 तक इसने क्या किया, इतने ईयर्स उसने इंग्लैंड पर रूल किया है। अब इसने क्या किया, ये जो है इसके पास आर्मी जो थी, इसकी आर्मी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं थी। तो उसके लिए इसको क्या करना था, इसको जो है फ्रांस के साथ वॉर करना था। सबसे पहली चीज़, फ्रांस के साथ वॉर क्यों करना था, क्योंकि इसकी जो वाइफ थी वो फ्रांस को बिलोंग करती थी, एक फ्रेंच लेडी थी जिससे इसने शादी की थी। अब कहीं ना कहीं इसे जब इसने शादी की थी तो उन लोगों ने क्या किया, इसके लैंड को ले लिया था। अब लैंड को ले लिया तो ये तो बड़ा लालची है, अपना लैंड देने तैयार नहीं, बड़ा ही ग्रीडी आदमी है ये। तो इसको क्या करना था, उनके साथ में वॉर करना था बच्चों, लेकिन इसके पास पैसे जो है वो बिल्कुल भी नहीं थे। तो इसने क्या कर दिया, इसने टैक्सेस जो है लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या कर दिए, बढ़ा लिए। टैक्सेस कैसे बढ़ाए, जो बाइशॉप्स होते हैं, बाइशॉप का मतलब होता है बच्चों जो इनके एडवाइजर्स होते हैं, ठीक है। इसके पास एक बाइशॉप था जो कि इसका एडवाइज़र था, जो इसको एडवाइस देता था। अब एडवाइस जो है, अगर रूलर्स के ज़माने में देखा जाए तो वो लोगों को एडवाइस जो देना होता है एक पोप के प्रेजेंस में देना होता है। जब तक पोप जो है, जो हम फादर बोलते हैं, जिसको चर्च का फादर होता है, वैसा पोप उनको बोला जाता है। तो अगर पोप के सामने कोई डिसीजन नहीं लिया गया या नहीं पूछा गया तो वो बहुत ही बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाती है। तो वहाँ के सारे पोप जो है वो भी क्या हो गए थे, किंग जॉन से नाराज़ हो गए थे कि तुम लोगों से टैक्सेस वसूल कर रहे हो, तुमने हमसे पूछा नहीं, हमसे एडवाइस नहीं लिया, आपने एडवाइज़र से बात कर ली और सीधा सीधा टैक्सेस जो है वो तुमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब ये टैक्स क्यों बढ़ाया था उसने, ये फंड रेस करना था उसको, क्योंकि उसको फ्रांस के साथ में क्या करना था, वॉर करना था, लड़ाई करनी थी। अब इसने हर एक तरीका अपना लिया लोगों के पास से पैसे निकालने का। उसके जितने बैरन्स थे, जितने लॉर्ड्स थे, सबके सब क्या करने लगे, वो लोग अगेंस्ट हो गए, किसके, किंग जॉन के अगेंस्ट हो गए। अब अगर अपने ही लोग अगेंस्ट हो गए तो इंसान कैसे लड़ाई लड़े। तो किंग जॉन ने यहाँ पर क्या किया, अपना क्राउन यानी कि अपनी गद्दी, अपना ताज जो है उसको संभाल कर रखना था, इसीलिए उसने उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या कर लिया, अग्री कर लिया, उसको मानना ही पड़ा उनके टर्म्स एंड कंडीशन। अब ये जो बैरन्स है उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी थी, जो कि कहाँ पर साइन हुआ है, रनीमीड मीडो, जो कि थेम्स रिवर पर है। जून 15 1215 ये साल है हमारा, डेट है हमारी, मंथ है हमारी, जब ये अग्रीमेंट मैग्ना कार्टा जो है वो साइन हुआ था। अब ये जो मैग्ना कार्टा साइन हुआ था बच्चों, उसके अंदर इंग्लिश बैरन्स ने कुछ 63 क्लॉजेस है जो कि लाए थे। कितने, 63 क्लॉजेस लाए थे, जो गारंटी देता है कि तुमको तुम्हारे सिविल और लीगल राइट्स जो है वो मिलेंगे, सिविल राइट्स मिलेंगे, लीगल राइट्स मिलेंगे। तो यहाँ से ह्यूमन राइट्स जो है हमारा वापस से क्या हुआ है, डिराइव हुआ है। मैग्ना कार्टा जो साइन हुआ था डॉक्यूमेंट, एक अग्रीमेंट था बैरन्स और लॉर्ड्स और किसके बीच में, यानी एक ग्रुप था बैरन्स एंड लॉर्ड्स का वर्सेस किंग जॉन। यानी तुमको हमारी शर्तें माननी पड़ेगी, तुम हम पर टैक्सेस नहीं लगा सकते, ज़बरदस्ती कोई चीज़ हमसे वसूलोगे नहीं, तुम्हारे हिसाब से हम नहीं चलेंगे, हमको हमारे बेसिक अधिकार जो है वो मिलने चाहिए। ऐसे कुछ 63 क्लॉजेस बना दिए थे, अगर तुम मानोगे तो ही जाके हम तुमको वॉर के लिए पैसे देंगे, वरना हम तुमको अपना राजा भी नहीं मानते हैं। अब ये हालत था कि मरता क्या ना करता, तो किंग जॉन को क्या करना पड़ा, किंग जॉन को उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री करना पड़ा। तो इस तरीके से जब मैग्ना कार्टा बच्चों साइन हुआ, तो साइन होने के बाद में क्या हुआ, वहाँ पर किंग जॉन जो है उसने अपने सारे क्लॉजेस रखे थे, जो भी बैरन्स एंड लॉर्ड्स ने उसको मान लिया, और वहाँ से हमारा ह्यूमन राइट्स जो है वो डिराइव हो गया। तो ये थी हमारी थियोरी मैग्ना कार्टा की, जहाँ से हमारा ह्यूमन राइट्स डिराइव होता है। ओके,
अब विंस्टन चर्चिल ने बोला है इंग्लैंड्स ग्रेट लीडर ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि बहुत बड़े लीडर थे विंस्टन चर्चिल, कहा कि इंग्लैंड के। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, थ्रू आउट द मैग्ना कार्टा इट इज इम्प्लाइड दैट हियर इज अ लॉ विच इज अबाउट द किंग, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है मैग्ना कार्टा जब साइन हुआ तो एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला गया, हियर इज अ लॉ विच इज अबाउट द किंग, यानी कि ये जो कानून है वो इस कंट्री के किंग से भी ऊपर है, विच इवन ही मस्ट नॉट ब्रेक, और ये ऐसा कानून है जो हमारे कंट्री का किंग भी नहीं तोड़ सकता। बच्चों पहले क्या होता था, जैसे कि हमारे जजेस होते हैं राइट, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो ये लोग किसी तरीके का क्या करते हैं, फैसला सुनाते हैं। तो पहले क्या होता था, ये जो किंग होते थे ना, अगर अपने कोई पहचान वाले हैं जिसके ऊपर केस हुआ है तो ये उनको क्या बोलते थे, भाई इसको माफ़ कर दे, इसको इतनी सज़ा दे या फिर इसको सज़ा मत दे। तो उनके डिसीजन को भी क्या किया करते थे, ये लोग इन्फ्लुएंस किया करते थे। तो इसीलिए विंस्टन चर्चिल ने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि देयर इज़ अ लॉ विच इज़ अबाउट द किंग, यानी किंग से बढ़कर भी क्या है, कानून है, और किंग जो है उसको किसी तरीके का हक नहीं है इस कानून को ब्रेक करने का। This idea of a supreme law is the work of Magna Carta and this alone justifies the respect in which men have held it। और ये जो सुप्रीम लॉ बनाया था मैग्ना कार्टा की वजह से बना था, जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ है, वहीं पर हमको देखने मिलता है कि किस तरीके से बच्चों लॉ जो है वो सबसे ऊपर है, किसी भी इंसान से ऊपर है, चाहे आप उस देश के प्रधानमंत्री रहो, चाहे आप उस देश के राजा ही क्यों ना रहो, आपसे ऊपर कानून है, कानून से बढ़कर किसी भी देश में कुछ नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा ह्यूमन राइट्स जो है वो मैग्ना कार्टा से डिराइव हुआ था। अब हम बात करेंगे थियोरी ऑफ नेचुरल लॉ की। अच्छा, नेचुरल लॉ की थियोरी बताने के पहले मैं आपको कुछ चीज़ें हैं, कहाँ से 4 ऐसे लॉ है जिसके बेसिस पर हमारा नेचुरल लॉ जो है वो बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमको नाम दिया गया है थॉमस एक्विनिस का। ठीक है, तो यहाँ से हमारा नेचुरल लॉ जो है वो जिन्होंने डिराइव किया, तो 4 इंपॉर्टेंट थियोरी है बच्चों जो उन्होंने यहाँ पर क्या की है, दी है। सबसे पहला है उन्होंने जो दी है वो है लॉ ऑफ गॉड। फिर उन्होंने जो दूसरी थियोरी दी है वो है लॉ ऑफ नेचर। फिर आता है हमारा लॉ ऑफ डिवाइन, और लास्ट जो आता है बच्चों वो है हमारा लॉ ऑफ मैन। ओके, ये 4 ऐसी इंपॉर्टेंट थियोरी है बच्चों जो इस नेचुरल लॉ से डिराइव होकर बनी है। अब क्या है इन सारी लॉ के अंदर, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर इंसान अगर प्रोटेक्ट करेगा और प्रिजर्व करेगा, 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बच्चों यहाँ पर, एक है प्रिजर्वेशन और अगला आता है हमारा प्रोटेक्शन। ये 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिसके ऊपर नेचुरल लॉ की थियोरी जो है बच्चों वो हमारी बेस्ड है। अब 4 इंपॉर्टेंट लॉ है जो नेचुरल लॉ के अंदर इंक्लूडेड है। लॉ ऑफ गॉड, दूसरा आता है लॉ ऑफ नेचर, फिर आता है लॉ ऑफ डिवाइन, और चौथा आता है हमारा लॉ ऑफ मैन। यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला वाला जो लॉ ऑफ गॉड है वहाँ पर है आइडिया ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो ये आता है हमारा रिलीजन, ये आता है हमारा नेचर, ये आता है हमारा स्क्रिप्चर्स, ये आता है हमारा सोशल कॉन्टैक्ट थियोरी। अच्छा, अब प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन यानी किसी चीज़ को बचाना। अब लॉ ऑफ गॉड जो है, देखो हमको गॉड को बचाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, लेकिन लॉ ऑफ गॉड के हिसाब से हम यहाँ क्या प्रिजर्व या क्या प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा आता है हमारा लॉ ऑफ नेचर जो हमारे नेचर को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। तीसरा है हमारा लॉ ऑफ डिवाइन जो हमारी स्क्रिप्चर्स, हमारी होली बुक्स जो होती है, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है हमारी होली बुक्स, जैसे गीता हो गई, कुरान हो गई, तो हम उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम उसकी प्रोटेक्शन करें
करेंगे। लास्ट आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी, जहाँ पर आपस में जो हम इंसानों के रिश्ते बने हुए हैं वो होता है हमारा लॉ ऑफ मैन, जिसमें आपस में बने हुए रिश्तों की हम क्या करेंगे, उनको प्रोटेक्शन, उनको प्रिजर्वेशन जो है वो हम करेंगे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट थियोरी है जो कि हमारे नेचुरल लॉ में आती है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद रखना है, प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन, जो कि इन चारों लॉ के लिए बनी है। अब हम एग्जैक्टली इसको समझने की कोशिश करेंगे बच्चों विद द हेल्प ऑफ द गिवन थियोरी। ओके, आफ्टर द डिस्कशन ऑफ थियोलॉजी और रिलीजन मैग्ना कार्टा आ गया, उसके बाद फिलोसोफर्स ने थियोरी ऑफ नेचुरल लॉ जो है वो निकाली थी। अब नेचुरल लॉ के बारे में बताया था सबसे पहले सोफोकल्स ने और एरिस्टोटल ने, और लेटर ऑन इसको इलेबोरेट जो है वो किसने किया था, स्टोइक्स ने किया था, जो कि ग्रीक हेलेनिस्टिक पीरियड में हुआ था, जो कि फिलोसोफर्स रह चुके हैं रोमन पीरियड के, उन्होंने भी इसको क्या किया था, इलेबोरेट यानी डिटेल में समझाया था। अब नेचुरल लॉ जो है एम्बॉडीड ऑल दोज एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स, यानी कि इसके अंदर सारे प्रिंसिपल्स आते हैं किसके, जस्टिस के, इंसाफ के, विच वे राइट रैशनली। रैशनली राइट का मतलब होता है दैट इज इन अकॉर्डेंस विथ नेचर, अनऑल्टरेबल एंड एटर्नल। तो जो कि रैशनल मतलब बच्चों होता है, इसका मतलब जो कि सबके बारे में, सबके हित के बारे में सोचकर, सबके बेहतरी के बारे में सोचकर क्या किया गया है, डिसीजन लिया गया है। किसी एक इंसान के बारे में सोचकर डिसीजन या लॉ जो है वो नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है नेचर के हिसाब से बनाया गया है, अनऑल्टरेबल है, किसी तरीके का चेंज नहीं है, और हमेशा क्या रहेगा, एटर्नल रहेगा, हर किसी को मानना ही पड़ेगा, किसी एक के लिए लॉ हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब मिडीवियल क्रिश्चियन फिलोसोफर्स में से थॉमस एक्विनास जो थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किया है नेचुरल लॉ के ऊपर, एज कॉन्फरिंग सर्टन इम्यूटेबल राइट्स अपॉन इंडिविजुअल्स एज पार्ट ऑफ लॉ ऑफ गॉड। जो हमने अभी अभी देखा है, लॉ ऑफ गॉड के ऊपर इन्होंने क्या किया है, ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। अब मॉडर्न सेक्युलर थियोरीज अरोज डिटैचिंग नेचुरल लॉ फ्रॉम रिलीजन। मॉडर्न थियोरीज जो है, जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, यानी कि सर्वधर्म एक समान हम जो मानकर चलते हैं, इसको हम सेक्युलरिज्म बोलते हैं, हर एक रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देना। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, उस थियोरी ने नेचुरल लॉ को डिटैच कर दिया है किससे, रिलीजन से। दे लेड द फाउंडेशन फॉर अ सेक्युलर रैशनलिस्टिक वर्जन ऑफ मॉडर्न नेचुरल लॉ। तो इसने क्या कर दिया है, एक न्यू वर्जन, एक न्यू थियोरी जो है वो लेकर आया है, जिसको हम मॉडर्न नेचुरल लॉ के हिसाब से क्या करते हैं, समझते हैं। सबसे बड़ा चीफ एक्सपोनेंट जो है इस थियोरी का वो कौन है, ग्रोशियस है। ग्रोशियस के हिसाब से नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बींग्स इज द नीड टू लिव विद अदर बींग्स, यानी कि ग्रोशियस हमको क्या बोलते हैं, एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, इंसान का अगर एक फीचर, एक क्वालिटी देखा जाए, तो एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान के साथ हमेशा क्या करता है, पीस और हार्मनी में क्या करना चाहता है, रहना चाहता है। Whatever conformed to the nature of men and women as rational, social beings was right and just, यानी कि whatever conformed to the nature of men and women, इंसान के नेचर के हिसाब से, men हो women हो, उनके जो भी रैशनल नेचर है उसके हिसाब से क्या होता है, उनका रहना जो है वो सही माना जाता है, और जस्ट यानी कि सही है। राइट एंड जस्ट का मतलब होता है उनका रहन सहन जो है वो सही माना जाता है। Whatever opposed it by disturbing the social harmony was wrong and unjust। अब जो सही से रह रहे हैं, बिना लड़ाई झगड़ा किए रह रहे, पीसफुली रह रहे हैं, अगर कोई इसके अपोजिट जाता है तो वो क्या कर रहा है, वो नाइंसाफ़ी कर रहा है और क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। ग्रोशियस ने नेचुरल लॉ को डिफाइन किया है, डिक्टेट ऑफ राइट रीजन। राइट रीजन यानी कि अगर आप कोई चीज़ की तरफ कोई बात करते हो, कोई मुद्दा उठाते हो, तो उसमें एक सही रीज़न जो है वो होना ज़रूरी है। ग्रोशियस वॉज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। ग्रोशियस जो है उनको क्या बोला गया है, फादर किसका बोला गया है, मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ का। उन्होंने क्या किया, ही सॉ नेशंस अबॉर्डिंग 2 काइंड्स ऑफ लॉ। उन्होंने देखा है नेशंस जो है 2 तरीके के लॉ के ऊपर चलते हैं। पहला, लॉज दैट हैव एज द सोर्स द विल ऑफ मैन, वो कानून जो इंसान के मुताबिक, इंसान के हिसाब से चलता है, और वो कानून जो नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल के हिसाब से बनाया गया हो। अगेन उन्होंने देखा नेशंस है बच्चों, कुछ ऐसे नेशंस है जो कि किस चीज़ के ऊपर क्या करते हैं, 2 तरीके के लॉ के ऊपर चलते हैं। एक लॉ वो हो जाता है जो कि डिराइव होता है विल ऑफ मैन से, विल यानी कि आपकी अपनी मर्जी से, इंसान की इच्छाओं से चल रहा है। दूसरा लॉ हमको क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचर्स लॉ के हिसाब से क्या हो रहा है, चलता है, यानी कि नेचर का जो लॉ है, जो हमने अभी अभी पढ़ा है, उसके हिसाब से क्या हो रहा है, हमारा जो लॉ है वो चल रहा है। ये थी हमारी थियोरी नेचुरल लॉ की।
अब हम देखेंगे हमारे इस थियोरी को, जो कि नेचुरल राइट्स थियोरी है, जो मैंने रेड किया है, हाईलाइट किया है, ताकि हम उसको एक्सप्लेन तो करेंगे लेकिन आपको उस पार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि ये उसका मीनिंग है। ओके, द नेचुरल लॉ थियोरी गेव वे टू नेचुरल राइट्स थियोरी। अब नेचुरल लॉ थियोरी जो है बच्चों, उससे नेचुरल राइट्स थियोरी जो है वो डिराइव की गई है। नेचुरल राइट थियोरी फर्स्ट जर्मिनेटेड इन होप्स थियोरी, यानी इनकी थियोरी में दिया गया है, कौन सी थियोरी? एथिक्स की थियोरी में दिया गया है। एथिक्स क्या होता है बच्चों? एथिक्स का मतलब होता है सही और गलत को पहचानना। हम जानते हैं कोई चीज़ मॉरली सही है या गलत है, जैसे हम चीटिंग कर रहे हैं हम जानते हैं, लेकिन कानून के हिसाब से कोई उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन उसके लिए आपको पनिशमेंट जो है वो ज़रूरी मिलती है। आप किसी को गाली दे रहे हो तो वो भी क्या हो जाता है? वो भी एक अनएथिकल काम हो जाता है। अगर आप ब्राइब लेते हो, घूस लेते हो, तो वो भी अनएथिकल काम हो जाता है, जो कि सही बात नहीं होती है, राइट। तो ये होता है हमारा एथिक्स, सही और गलत की आपको पहचान होना। तो इस थियोरी से क्या किया गया है? नेचुरल राइट्स थियोरी को डिराइव किया गया है। ऑल मैन आर एक्चुएटेड बाय एन एपेटाइट फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन। फिर से समझेंगे, ऑल मैन आर एक्चुएटेड बाय एन एपेटाइट फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन, यानी हर इंसान जो बना है उसकी एपेटाइट क्या बोलती है कि हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए बच्चों? इनको चाहिए सेल्फ प्रिजर्वेशन। क्या चाहिए? सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपना बचाव, एंड सेल्फ एक्सपेंशन। और लाइफ में क्या चाहते हैं? एक्सपेंशन, खुद को एक्सपैंड भी करना चाहते हैं, राइट। जस्ट एज एवरीबडी टेंड्स मैकेनिकली टू परस्यू द लाइन ऑफ इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, मैन देन नेचुरली डिजायर पावर। जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है, हमारी अपनी अपनी इच्छाएं होती है, डिज़ायर होती है, इसी तरीके से आदमी जो है वो अपने पावर जो है उसकी तरफ, डिज़ायर, अपनी पावर, अपनी इच्छाओं की तरफ चल पड़ता है। Every man then is free to use as far as he can his own powers at his desired pace to further his own interest। और इसी तरीके से जैसे आपके हाथ में पावर आ जाता है किसी का, तो हर इंसान अपने अपने लाइफ के स्टेज पर उस पावर को क्या कर सकता है? यूज़ कर सकता है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से। टू एक्सप्रेस दिस नेचुरल फैक्ट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स ही हैज़ अ राइट टू डू सो। यानी कि ये एक नेचुरल फैक्ट है। कई बार होता है ना, हम भी अपनी ताकत, अपनी पावर जो है वो दिखाने की कई लोगों को कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही क्या होती है? नेचुरल सी बात होती है, राइट। तो ये है हमारी नेचुरल राइट्स की थियोरी। Hobbes agrees that the assertion of the freedom and the right of each individual man to preserve oneself brings him into conflict with the exercise of the same rights and freedom by his fellows। अब होब्स जो है उनका क्या मानना है कि जो इंसान अपने हक के लिए अपना पावर, अपना डिज़ायर जो है, अपनी नीड जो है वो पूरी करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं ये भी कुछ रीज़न होते हैं जहाँ पर वो दूसरे इंसान के साथ में, अपने फेलो मेंबर्स के साथ में क्या होता है? उसके अपोज जो है वो चला जाता है। The choices of individuals and society clash। अब हर किसी की चॉइस जो है अलग अलग है, उसकी वजह से एक क्लैश जो है वो दोनों के बीच में आपस में मनमुटाव जो है वो हो जाता है। Result of the unlimited exercise of natural rights then will lead to a bellum omnium contra omnes, that is war by all against all। तो जब हमारी चॉइसेस डिफर करती है तो अल्टीमेटली लोगों के साथ आपस में ये झगड़ा जो है वो हो सकता है। तो उसको बोलते हैं, ये कुछ फ्रेंच टर्म है जिसके अंदर लिखा हुआ है बच्चों, बेलम ओमनियम कॉन्ट्रा ओमनस। दैट मीन्स वॉर बाय ऑल अगेंस्ट ऑल, यानी कि आपस में सबका लड़ाई झगड़ा जो है, सबके साथ जो है हमारा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक वॉर जो है यहाँ पर हो चुका है। Natural condition of mankind is hence one in which all men are at war with one another। तो नेचुरल कंडीशन हमको क्या बोला जाता है? हर कोई, हर एक इंसान जो है एक दूसरे के साथ किस में है? वॉर में है। रिजल्टिंग इन कर्टेलिंग ऑफ द नेचुरल राइट्स इन सम पार्ट ऑफ द अदर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नेचुरल राइट्स को क्या किया जा रहा है? वायलेट जो है वो किया जा रहा है। The next statement says that for all practical intents and purposes, all men are equal in power according to Hobbes। अब होब्स जो है उनका मानना है कि all men are equal in power, हर एक इंसान जो है equal है किसमें? पावर के लिए। It is believed that it is impossible for anyone individually to assert his will by crushing the wills of the others। लेकिन ये भी बोलते हैं वो कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? वो मानते हैं it is impossible। impossible क्या है? कोई भी अपनी इच्छा जो है वो किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोप नहीं सकता by crushing the wills of the others। अपनी इच्छा दूसरे की इच्छा के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है। Thus compromise is the only way out if complete social chaos has to be avoided। इसीलिए कहीं ना कहीं लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना जो है वही एक ऑप्शन जो है बच्चों वो रह जाता है।
दिस कॉम्प्रोमाइज टेक्स द फॉर्म ऑफ अ डेलिबरेट क्वेस्ट फॉर पीस कॉल्ड बाय होप्स। और इस ये जो कॉम्प्रोमाइज़ हम करते हैं लाइफ में, टेक्स द फॉर्म ऑफ अ डेलिबरेट क्वेस्ट फॉर पीस, यानी कि ये जो है शांति बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ नेचर, जो कि नेचर का सबसे पहला लॉ रह चुका है। Individual's willingness to refrain from exercising his full freedom and natural right and to be contented, यानी इंडिविजुअल की अपनी खुद की इच्छा होनी चाहिए, किसके लिए, अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज करने के लिए। रिफ्रेन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग यानी कि अपने ही फ्रीडम को रोकने के लिए, रिफ्रेन यानी कि उस चीज़ को रोकना। His full freedom and natural right and be contented with so much liberty against other man as he would allow himself is the second law of nature। और दूसरा लॉ ऑफ नेचर हमको क्या बोलता है कि हमको अपने जो फ्रीडम मिला है, दूसरे इंसान के कंपैरिजन में जो हमको फ्रीडम मिला है, हम अपनी लाइफ को कई बार किसी से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्यों कंपेयर करते हैं, कि उसकी लाइफ में सब कुछ है, ही इज़ वेरी मच हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी और सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। तो आपकी लाइफ में आपको जो मिला है, अगर आप उससे कंटेंटेड नहीं हो, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो अल्टीमेटली दूसरे के लिए वो जो जलन पैदा हो जाना, वो जो मन में वॉर हो जाना किसी के अगेंस्ट, हम किसी को पसंद नहीं करते। क्यों पसंद नहीं करते, क्योंकि आउट ऑफ जेलसी हो सकता है, या तो हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है इसलिए भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे रीजन है बच्चों जो कि हमारा सेकेंड लॉ ऑफ नेचर हमको बोलता है। सच म्यूचुअल ट्रांसफरिंग ऑफ राइट होप्स कॉल्ड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और यही म्यूचुअल ट्रांसफरिंग ऑफ राइट जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। The chief exponent of natural rights theory as understood and accepted by today was given by John Locke। तो अभी जो समझा जाता है इस थियोरी को, वो जॉन लॉक ने दिया है, इस थियोरी को नेचुरल राइट्स की। ही डेवलप्ड हिज फिलोसॉफी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ 17th सेंचुरी। इन्होंने अपनी एक फिलोसॉफी जो है वो निकाली है, किसके ऊपर, ह्यूमैनिज्म के ऊपर और पॉलिटिकल एक्टिविटी के ऊपर, नोन एज द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, जहाँ पर इन्होंने बताया है किस तरीके से ह्यूमैनिज्म और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ साथ में आती हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल राइट्स थियोरी। Locke imagined that human beings existed in a state of nature. In that state, men and women lived in freedom, able to determine their own actions without being subjected to the will or authority of another। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है, जब आदमी और औरत को बनाया गया, दोनों आपस में अपनी इच्छा के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जो है वो जी रहे थे, अपने अपनी इच्छा के हिसाब से रह रहे थे, एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के अगेंस्ट भी अगर रह रहे थे, दैट वाज आउट ऑफ देयर ओन विल। तो कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती वहाँ पर नहीं रह रहा था, विदाउट बींग सब्जेक्टेड टू द विल और अथॉरिटी ऑफ अनदर, यानी कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर रहा था। बट इन ऑर्डर टू अवॉइड द हैज़ार्ड्स ऑफ दिस स्टेट ऑफ फ्रीडम, मैन एंड वुमेन एंटर्ड इनटू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इस चीज़ को खत्म करने के लिए क्या किया, दोनों ही आपस में आकर क्या कर दिए, मिलकर साथ में रहने लगे। दस सेटअप अ पॉलिटिकल अथॉरिटी विद द रिटेंशन ऑफ देयर ओन नेचुरल, और इसी के साथ साथ एक पॉलिटिकल अथॉरिटी फॉर्म हो गई, तो जिससे कि क्या किया उन्होंने, अपने ही ह्यूमन राइट्स को रिटेंशन क्या किया, यानी कि रखते हुए उसको किसी तरीके से हार्म नहीं पहुंचाया है। गवर्नमेंट वॉज हैंस obliged to protect the natural rights of its subjects। लेकिन आप जो है, अभी जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, भाई तुम तो हमारे साथ में हमारी कंट्री के अंदर ही रह रहे हो, गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है, तो वो तो अपने सब्जेक्ट्स यानी कि राजा अपने प्रजा को देखता है, वैसी गवर्नमेंट अपने कंट्री के सिटीजन्स को देखेगी। The scientific and intellectual achievements of the 17th century, symbolized by the discoveries of Galileo and Newton, the materialism of Hobbes, the rationalism of Descartes and Leibniz, and the pantheism of Spinoza, and finally the empiricism of Bacon and Locke, encouraged a belief in natural law and universal order। यानी इस जितने भी नाम दिए गए हैं, इन सब ने अपनी अपनी नेचुरल राइट्स के ऊपर क्या की है, थियोरी जो है वो बनाई है, जिसकी वजह से यूनिवर्सली नेचुरल लॉ को क्या किया गया है, उसके ऊपर बिलीफ, उसके बारे में समझा गया है। 18th century saw the growing confidence in human reason with the so-called age of enlightenment। 18th century में जैसे हमने अभी अभी देखा है कि किस तरीके से किसी ने आकर हमको समझाया है, एज ऑफ एनलाइटनमेंट बोला गया है, जहाँ पर उसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डाली गई, ह्यूमन राइट्स को और ज़्यादा बताया गया है। Natural rights theory was considered to be philosophical impetus for the wave of absolutism during the late 18th century। Glimpses of this streak of thought are seen in the French Declaration of the Rights of Men and the Citizen, in the American Declaration of Independence, in various constitution of states and the UN documents of human rights। तो इसी तरीके से बच्चे ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बना हुआ है, जहाँ पर आपको एज ह्यूमन बींग अपने अधिकारों के बारे में मालूम पड़ता है, जो कि फ्रेंच डिक्लेरेशन में भी बताया गया है, अमेरिकन डिक्लेरेशन में भी बताया गया है, जो कि वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्या किया गया है बच्चों, डिराइव किया गया है। तो ये है हमारी नेचुरल राइट्स की थियोरी।
ओके अब नेक्स्ट जो आता है बच्चों, ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा UDHR शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकता है, आपको ब्रीफ आंसर के लिए आ सकता है। इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं, तो वो आर्टिकल्स जो है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए क्या है बच्चों, ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक बच्चों थोड़ा सा बड़ा है, जहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स, प्रीएम्बल हमको समझना ज़रूरी है। तो ये आज के लेक्चर में कंप्लीट ना करते हुए हम इसको शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि हमारा लेक्चर 3 होगा। प्रीवियस लेक्चर हमारा स्टार्ट हो चुका है, वो रेफर आप कर सकते हो, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप देख सकते हो। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।